जी जैद साहब, मेरे ख्याल में ईरान इस वक्त जो ईरान से बयानात आ रहे हैं, उसको अगर ये देखा जाए कि वो ओवरऑल जो एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हैं, अमेरिका और इसराइल पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हैं। क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि इसके साथ साथ जो बिहाइंड द सीन बहुत से मज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, जिसमें न सिर्फ लबनान के हवाले से जंगबंदी की बात चल रही है, बल्कि उसमें गजा भी शामिल है। तो ईरान, मेरे हिसाब से ईरान दरअसल प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, ताकि निगोशिएटिंग टेबल पर उसको एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करे। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस एस्केलेशन लैडर को मजीद इसको बढ़ाएगा और एक और स्टेप ऊपर जाएगा। क्योंकि जो डायरेक्ट वार है, मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो ईरान के हक में नहीं है। ईरान ने इसराइल को इस वक्त घेरा हुआ है एसिमेट्रिक नॉन कन्वेंशनल वार से, जो कि एक लंबी जंग है, जिसमें वो गजा में फंस चुका है, जिसमें वो लबनान के अंदर इसराइल ऑलरेडी वहां पर फंस चुका है। तो ये ईरान की स्कीम हमेशा से, पिछले आप अगर 25-30 साल में देखें, तो ईरान की हमेशा से ये स्कीम रही है कि उसे एसिमेट्रिक नॉन कन्वेंशनल वार में उसे एंगेज रखा जाए। इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो 1 अक्टूबर को जो ईरान ने रिटेलिएशन की थी, उससे दो चीजें साबित हुई थी। एक तो ईरान की जो मिसाइल पावर है, जो कि बेसिकली उसका डिटेरेंस पोस्चर है, क्योंकि ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम ही दरअसल अपने डिफेंस के लिए बनाया था। तो 1 अक्टूबर को ईरान ने एक कामयाब हमला करके उसमें अपनी डिटेरेंस जो है वो साबित की। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि जब उसका रिटेलिएटरी जो अटैक किया है इसराइल ने, वो लिमिटेड स्ट्राइक की है। तो ये लिमिटेड स्ट्राइक जो मिलिट्री अहदाफ पर है, ये खुद इस चीज का सबूत है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है, जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है, उसने एज ए डेटरेंस जो है वो उसका काम कर दिया है। अदरवाइज यही वो बुनियादी तौर पर सिनारियो था जिसके लिए जो इसराइल था वो मुसलसल ईरान को प्रोवोक कर रहा था। ये मसलन दमिश्क पर ईरान के ऑफेंसिव जो इसराइली फौज ने किया, उसके बाद सिचुएशन ये है कि 90 से ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, दर्जनों मरकावा टैंक्स तबाह हुए हैं, ड्रोन्स तबाह हुए हैं, और अब तक हार्डली कोई 3 से 4 किलोमीटर जो है वो लबनानी हदूद में जो इसराइली फौज है वो पेशकदमी कर सकी है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और वो भी उन एरियाज को होल्ड नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि वो जंगबंदी करके वो फेस सेविंग करें। और इस पर जो इसराइल की जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो IDF है या उनकी वजारत दिफा है, बाकी उनकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, वो सब ये कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर न सिर्फ लबनान बल्कि गजा में भी जंगबंदी करें। अब जंगबंदी की तो उनको जरूरत है, क्योंकि वो मिलिटरीली वो ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने इस ऑफेंसिव के, इस जारियत के जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स मिलिटरीली उन्होंने डिक्लेयर किए थे, वो अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर पा सके। उनमें सबसे पहला हदफ ये था कि जो नॉर्दर्न इसराइल में जो वहां पर सेटलर्स हैं, उन्हें दोबारा अपनी उन कम्युनिटीज में वापस लाना, और हिजबुल्लाह को दरिया लेतानी तक धकेलना, जो कि 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर। और सिचुएशन ये है कि ये अभी 2 से 3 किलोमीटर खुद गए हैं अंदर। अब ये जो ड्राफ्ट सामने आई है, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की कोशिश ये है कि इसराइल को वो आदाब जो वो जंगी लिहाज से नहीं हासिल कर सका, उसे सफारती लिहाज से वो हासिल करके दिए जाएं। और उस खुद इसराइल ने ये उसे अमेरिका को ये कह रहे हैं कि मुझे आप एक पैकेज डील ला कर दें। अब उसमें है क्या? वो दरअसल वो चीज है जो वो जंगी तरीके से नहीं कर सका, उसे सफारती तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। मसलन उसमें बात की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं 1701 और 1559 जो करारदादें हैं, उस पर जो है वो अमल दरामद होगा, और उस पर अमल दरामद जो है वो इन करारदादों के मुताबिक जो है वो यूनिफिल और लबनानी जो फौज है उसकी जिम्मेदारी है। अमेरिका और इसराइल ये चाह रहे हैं कि वो जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है वो इसराइल खुद करे, यानी दूसरे लफ्जों में हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए, हिजबुल्लाह सरेंडर करे, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि ये जो ड्राफ्ट सामने आया है, इसमें सरेंडर की बात की गई है। अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो हिजबुल्लाह से उसके हथियार वापस ले लिए जाएंगे। इसराइल ये चाहता है कि मुझे जो लबनान की एयर स्पेस है और उसकी जो लैंड है या उसका जो बहरी हदूद है, उसमें भी कार्रवाई की इजाजत दी जाए। और अगर इसराइल ये फील करे कि 1701 करारदाद की वायलेशन हो रही है, तो इसराइल उसको खुद इन्फोर्स कर सके, विच मीन्स इट वुड बी अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ लेबनीज सॉवरेनिटी।
यानी ये तो तो लबनान की खुद दैट मुख्तारी मीन्स के कि खिलाफ उनको होगा। ये इट इज इम्पॉसिबल, एक्सेप्टेबल नहीं नॉन होगा। स्टार्टर। अगर इस पे हम जाएंगे तो ये नामुमकिन होगा। जी जनरली आपकी अभी गैस से कोई टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि जो इसराइल की हिमायत है वो अमेरिका में एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, और उसके पीछे जो जूइश लॉबी है उसका बहुत इन्फ्लुएंस भी है, और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बाकायदा कानूनी शक्ल दी हुई है। तो इसलिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इंडिविजुअल्स का अपना एक रोल होता है, तो उससे हम कह सकते हैं 19-20 का फर्क पड़ सकता है। अब अगर हम ट्रंप को देखें तो उसने अपने दौर में अब्राहमिक अकॉर्ड्स किए, उसने जेरूसलम पर जो इजरायली सॉवरेनिटी है उससे एक्सेप्ट किया, गोलान हाइट्स पर इसराइल की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट की, कासिम सुलेमानी की शहादत हुई। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि जो ट्रंप है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसकी ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ये पॉसिबल है कि उससे सेहूनी जो है कोई बहुत बड़ा काम ले, और उस सूरत में मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट जो होगा वो ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, उसमें एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। वेरी और इंपॉर्टेंट खासकर जो पॉइंट। ईरान के हवाले से एस्केलेशन है, तो उसमें जो है वो किसी भी वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो सकती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल सही है कि 18 अरब डॉलर की इमदाद दी है इस जंग में एक साल के दौरान जो डेमोक्रेट्स हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेट्स हैं या तो कमाला हैरिस है, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ट्रंप का इशू जो है कि उसकी खुद पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ट्रंप आता है मेरे ख्याल में, तो और इस वक्त जो नेतन्याहू है वो भी यही चाह रहा है कि ट्रंप ऑफिस में आए, क्योंकि उसके ट्रंप के साथ पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और उन दोनों ने मिलकर बहुत काम भी किया है खुद मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल में अगर ये आते हैं तो उस सूरत में ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है यूएस की, उसमें ये शिफ्ट आएगा कि यूएस शायद हो सकता है कि वो बरह रास्त भी जो चीजें अभी ये प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडन नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें एक लेम डक प्रेसिडेंट कहा जा रहा है जिनका अपना असर रसूख नहीं है। तो शायद ये हो सकता है कि ट्रंप की मौजूदगी में बहुत सी चीजें जो नेतन्याहू इस वक्त नहीं कर पा रहे, अमेरिका की डायरेक्ट जो चीजें जो करवाना चाहते हैं, ट्रंप के दौर में ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ट्रंप का दौर जो होगा, अगर ट्रंप वहां पर आते हैं तो वो ज्यादा वलनरेबल भी हो सकता है, ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकता है आपका पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन जो रियासती लेवल पर अमेरिका की सपोर्ट हमेशा से जारी रहेगी, क्योंकि वो उसे लीगलाइज कर दिया गया है, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज ठीक। कर दिया गया है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ सकता है कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो आउट ऑफ द वे जाके इसराइल की हिमायत कर ले, और कोई जो है वो लिमिट्स के अंदर जो उसे बताई गई हैं वो करे, लेकिन सपोर्ट जारी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।